वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड, यानी स्पीयरमैन का कोटि अंतर गुणांक। इसके पहले के वीडियो में आपने कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक के बारे में पढ़ा था। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक के अंतर्गत आपने डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड, इन दोनों विधियों की सहायता से कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक की गणना की थी। लेकिन ये दूसरा प्रकार है, ये स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक है। स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक के अंतर्गत आप ये देखेंगे कि यह विधि कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक की तुलना में बहुत ही आसान है। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक के अंतर्गत आपको x और y इन दोनों सीरीज की मात्राओं की आवश्यकता होती थी, लेकिन यहाँ स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक के अंतर्गत आपको मात्रा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल रैंक की सहायता से ही आप सहसंबंध गुणांक की गणना कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, डाटा इकट्ठा करते समय, डाटा को एकत्रित करते समय कभी कभी आपको शुद्ध संख्या नहीं मिल पाती, कभी कभी पूरी तरह से जो संख्या आपकी आवश्यकता होती है वो संख्या आपको नहीं मिल पाती। लेकिन अगर आपको उसके रैंक के बारे में पता होता है तो भी आप अपना कैलकुलेशन वहां पर कर सकते हैं, तो भी आप सहसंबंध गुणांक की गणना कर सकते हैं। ऐसा बहुत अधिक केसों में होता है जब भी आपको ये लगता है कि हमारे पास संपूर्ण मात्रा का अभाव है, संपूर्ण नंबर्स का अभाव है, लेकिन यदि केवल रैंक आपके पास हो तो उसी की सहायता से आप स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक की गणना कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान होती है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि अगर आपका जो नंबर्स है वो 20-25 हो तो ही आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक लंबी संख्या के अंतर्गत आप इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। चलिए सबसे पहले हम ये देखेंगे Rx Ry। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक की गणना करेंगे, यानी स्पीयरमैन का कोटि अंतर गुणांक। तो कोटि का ही मतलब होता है रैंक। तो यहाँ क्या किया जाता है, यहाँ जो भी मात्राएं हमें दी होती है x सीरीज की और y सीरीज की, इन सभी मात्राओं को हम नंबर देते हैं, इन सभी मात्राओं को हम रैंक के अंतर्गत बांटते हैं। तो यहाँ हमारे इस सवाल में आप ये देखिए Rx और Ry, इसमें क्या किया गया है, इसमें हमने मात्राओं को रैंक में नहीं बांटा है, बल्कि सवाल के अंतर्गत हमें रैंक ही पूरी तरह से दे दिया गया है। R सीरीज में भी रैंक दिया है और Y सीरीज में भी रैंक दिया हुआ है, X सीरीज में भी हमें रैंक दिया है और Y सीरीज में भी हमें रैंक दिया हुआ है। तो Rx में आप देखिए हमें दिया है 5, 3, 4, 8, 2, 1, 7, 10, 6, 9। Ry यानी कि Y सीरीज का जो रैंक है वो क्या है, 3, 7, 5, 9, 2, 4, 1, 10, 8 और 6। ये हमें सवाल के अंतर्गत दिया हुआ है, या हमें रैंक नहीं निकालना है, रैंक के साथ ही हमें दे दिया गया है। अब आप अपना फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या है, Rs इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n, ब्रैकेट में है n स्क्वायर माइनस 1। तो n क्या है, n हमें टोटल दी गई संख्याओं की का नंबर है, जितने भी हमें संख्या दी गई है उसके टोटल नंबर है। वो 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर ये टोटल नंबर्स कितने हैं, ये टोटल नंबर हमें 10 दिए हुए हैं। तो n की जगह पे हम क्या लिखेंगे, n की जगह पे हम लिखेंगे 10। अब हमें क्या निकालना है, अब सबसे पहले हमें निकालना है d स्क्वायर का मान, d स्क्वायर का मान। तो d क्या होता है, d होता है Rx माइनस Ry, यानी जो भी रैंक हमें दिए हुए हैं, X सीरीज का रैंक और Y सीरीज का रैंक, इन दोनों के बीच जो अंतर है, इसी अंतर को हम कहते हैं D, डिफरेंसेस कहते हैं इसे, यानी कि Rx और Ry के बीच जो अंतर है, यानी इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है। अब हम क्या करेंगे, Rx
5 माइनस 3 कितना मिलेगा हमें 2 मिलेगा। 3 माइनस 7 कितना मिलेगा -4। 4 माइनस 5 कितना मिलेगा -1। 8 माइनस 9 कितना मिलेगा -1। 2 माइनस 2 कितना मिलेगा 0। 1 माइनस 4 कितना मिलेगा -3। 7 माइनस 1 कितना मिलेगा 6। 10 माइनस 10 कितना मिलेगा 0। 6 माइनस 8 कितना मिलेगा -2। 9 माइनस 6 कितना मिलेगा 3। तो अब हमने क्या किया है, हमने 8x और 8y के बीच जो डिफरेंस है वो हमने निकाल लिया है। अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है d², यानी जो डिफरेंस हमें मिला हुआ था हमें उन सभी संख्याओं का वर्ग निकालना है। तो ये ध्यान रखिए 2 का वर्ग कितना है 4, -4 का 16, -1 का 1, -1 का 1, 0 का 0, -3 का 9, 6 का 36, 0 का 0, -2 का 4, 3 का 9। अब हमने क्या किया, अब हमने d² का मान निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको जोड़ देना है। ये जो संख्याएं हमें दी हुई है इन सभी संख्याओं का हमें समेशन निकालना है, यानी इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ देना है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने फॉर्मूला की तरफ आते हैं। तो जब हम इसको जोड़ देंगे, जब हम इन सभी संख्याओं का समेशन कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 80। ठीक है, हमें इन सबको जोड़ने के बाद और संख्या मिलेगी 80 मिलेगी। और हम क्या करेंगे, अब अपने फॉर्मूला में आएंगे। फॉर्मूला देखिए 1 माइनस, तो 1 माइनस यहाँ दे दिया गया है 1 माइनस। अब यहाँ देखिए सिग्मा d², ये मान कितना है हमारा, ये मान हमारा है 80। हमने क्या लिखा 80 यहाँ पे लिखा गया है। और 6 इंटू सिग्मा d², यानी कि सिग्मा d² के मान में हमें 6 से गुणा करना है। सिग्मा d² के मान को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके अपॉन देखिए 10 ब्रैकेट में 10² माइनस 1। n का मान हमारा कितना था 10 था। क्यों, क्योंकि जो भी नंबर हमें दिए गए हैं इन टोटल नंबर कितने हैं, ये टोटल नंबर 10 है, इसलिए हमने n का मान कितना लिखा 10 लिखा। अब देखिए, अब जो भी हमें वैल्यूज मिली हुई थी उन सभी वैल्यूज को हमने फॉर्मूला के अंतर्गत लिख दिया है। अब क्या करेंगे, 6 इंटू 80 कितना होगा 480। अब नीचे देखिए 10, पहले क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 10² माइनस 1, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 माइनस 1 यानी 99। अब 99 इंटू 10 कितना होगा 990, यानी 99 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 990। तो फिर आप देखिए फॉर्मूला के अंतर्गत 1 माइनस 480 अपॉन 990। हमने अब क्या किया, थोड़ा इसको छोटा कर दिया। हमने क्या किया, 0 को 0 से काट दिया। तो 0 को 0 से काटने के बाद हमें एक शॉर्ट वैल्यू मिली 48 अपॉन 99। अब शॉर्ट वैल्यू मिलने के नाते अब थोड़ा सा डिवीजन करने में भी हमें आसानी होगी, हम आसानी से इसको डिवाइड कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, 48 को 99 से डिवाइड करना है। तो 48 को 99 से डिवाइड करने के पश्चात हमें क्या वैल्यू मिली 0.48, 0.48। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वैल्यू को इस वैल्यू में से माइनस करेंगे, यानी 1 माइनस 0.48, 1 माइनस 0.48। अब अंत में हमें क्या मिलेगा 0.52, 0.52। 1 माइनस 0.48 इज इक्वल टू 0.52, यानी यहाँ ये देखिए सहसंबंध का मान हमें कितना मिला 0.52, यानी 0.52। तो ये देखिए ये कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक की तुलना में इसका कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। बहुत ही आसानी से हम यहाँ पर सहसंबंध की गणना कर सकते हैं। तो ये तो हमारा पहला मेथड था। ये थोड़ा सा आसान भी हमें लग गया, क्यों, क्योंकि रैंक तो यहाँ तो पहले से ही दिए हुए थे, लेकिन
आगे के सवालों में हमें रैंक निकालना पड़ेगा। रैंक हमें मात्रा के आधार पर उनको कौन सा रैंक मिलेगा ये हमें खुद ही निकालना पड़ेगा। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सम्स है, यानी कि हमारा दूसरा सवाल है। यहाँ देखिए इसमें 10 पार्टिसिपेंट है और 3 निर्णायक है, ठीक है, फर्स्ट जज, सेकंड जज और थर्ड जज। अब इन तीनों जजों ने इन 10 प्रतिभागियों को रैंक दिए हुए हैं और हमें क्या निकालना है, हमें यह निकालना है कि निर्णायकों के किस जोड़े की सुंदरता के प्रति निकटतम समान रुचि है, यानी which pair of judges have the nearest approach to common taste in beauty। यानी हमें क्या करना है, हमें अब जो भी हमें जज दिए हुए हैं इन जजों के जोड़े के आधार पर हमें कैलकुलेशन करना है। तो जोड़े के आधार पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तभी हमें यह पता लगेगा कि निर्णायकों के किस जोड़े की सुंदरता के प्रति निकटतम समान रुचि है। चलिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ देखिए R1, R2, R3 ये क्या है, ये हमारे निर्णायकों द्वारा 10 प्रतिभागियों को दिए गए रैंक है। यहाँ हमने इसको लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए जब कैलकुलेशन होगा तो कैलकुलेशन के अंतर्गत क्या करना है, D1, 2 यानी डिफरेंस निकालना है किसके बीच, पहले वाले रैंक के बीच और दूसरे वाले, यानी R1, R2 इन दोनों के बीच हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के अंतर्गत आप देखिए R1, R2 1 minus 3 minus 2 6 minus 5 1 5 minus 8 minus 3 10 minus 4 6 3 minus 7 minus 4 2 minus 10 minus 8 4 minus 2 2 9 minus 1 8 7 minus 6 1 8 minus 9 minus 1। ये देखिए ये हमारा डिफरेंस निकला हुआ है R1 और R2 के बीच। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी का वर्ग निकालेंगे, यानी कि जो डिफरेंस हमने R1 और R2 के बीच निकाला हुआ है उन्हीं संख्याओं का हमें वर्ग निकालना है। -2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, -3 का 9, 6 का 36, -4 का 16, -8 का 64, 2 का 4, 8 का 64, 1 का 1, -1 का 1। ये देखिए ये हमें R1 और R2 के बीच जो डिफरेंस निकाला गया था उसका स्क्वायर हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है R2 और R3 के बीच। यहाँ निकालना है R2 और R3 के बीच। R2 और R3 हमारे यहाँ पर है 3 minus 6 कितना मिला, -3, 5 minus 4 कितना मिला, 1, 8 minus 9 कितना मिला, -1, 4 minus 8 कितना मिला, -4, 7 minus 1 कितना मिला, 6, 10 minus 2 कितना मिला, 8, 2 minus 3 कितना हुआ, -1, 1 minus 10, -9, 6 minus 5, 1, 9 minus 7 कितना मिला, 2। अब हमें सेम प्रोसेस, अब हमें इसका भी स्क्वायर निकाल लेना है। तो -3 का स्क्वायर 9, 1 का 1, -1 का 1, -4 का 16, 6 का 36, 8 का 64, -1 का 1, -9 का 81, 1 का 1, 2 का 4। ये हमने निकाल लिया है। ये हमने डिफरेंस निकालने के बाद जो भी वैल्यूज हमें मिले हुए थे हमने क्या किया, उसका स्क्वायर निकाल लिया, यानी 2 और 3, R2 और R3 के बीच। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन R1 एंड R3। तो यहाँ देखिए R1 और R3, तो R1 और R3 के बीच हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। 1 minus 6 कितना मिलेगा, -5, 6 minus 4 कितना मिलेगा, 2, 5 minus 9 कितना मिलेगा, -4, 10 minus 8 कितना मिलेगा, 2, 3 minus 1, 2, 2
माइनस 10 माइनस 1, 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 7 1। अब हमें डिफरेंस R1 और R3 के बीच भी मिल चुका है। अब सेम प्रोसेस यहाँ भी हमें डिफरेंस बिटवीन 1 और 3 के बीच जो वैल्यूज मिली हुई है हमें स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर कितना होगा? -5 25, 2 का 4 -4 का 16, 2 का 4 2 का 4 0 का 0 1 का 1 -1 का 1 2 का 4 1 का 1। अब हमने क्या किया है? अब हमने अपने दिए गए सवाल को हमने क्या किया? टेबल के अंतर्गत कैलकुलेट किया। टेबल के अंतर्गत हमने निर्णायकों का अलग अलग ग्रुप बनाया। निर्णायकों का ग्रुप कैसे बना हुआ है? R1 और R2 का एक ग्रुप बना है, R2 और R3 का एक ग्रुप बना है और R1 और R3 का एक ग्रुप बना हुआ है। अब इन जो ग्रुप हमारे बने हुए हैं इस ग्रुप के अंतर्गत भी हमने क्या किया? हमने अपना कैलकुलेशन किया, हमने डिफरेंस निकाला और डिफरेंस निकालने के बाद हमने पहले वाले यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया? D12 इसका वर्ग निकाला, उसके बाद D23 इसका वर्ग निकाला और D13 इसका वर्ग निकाला। मतलब कि टेबल की सहायता से जो भी कैलकुलेशन हमने करना था, जो भी कैलकुलेशन हमें निकालना था वो हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो चलिए अब हम टेबल की सहायता से आगे का कैलकुलेशन करेंगे। तो आगे के कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे? हमें ये वैल्यूज टेबल की सहायता से मिली हुई है। तो ये क्या है? ये डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इसका स्क्वायर यानी कि इसको जोड़ दिया गया है। जो भी हमें वर्ग मिला हुआ था, वर्ग के बाद जो वैल्यूज मिली हुई थी हमने क्या किया? उन सबको जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद इसकी वैल्यूज कितनी आई? 200। फिर देखिए डिफरेंस सेकंड एंड थर्ड इसका वर्ग कितना मिला? 214। डिफरेंस 1 एंड 3 इसका वर्ग कितना मिला? 16। तो ये वैल्यूज हमें टेबल की सहायता से मिली हुई है। अब हम क्या करेंगे? अब हम फॉर्मूले की सहायता से स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन की गणना करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन की गणना के अंतर्गत अब हम क्या करेंगे? ये क्या है? ये पहले और दूसरे जज के बीच है। तो पहले और दूसरे जज के बीच है, ये हमारा फॉर्मूला है 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर। ये फर्स्ट और सेकंड पहले और दूसरे जज के बीच है n स्क्वायर -1। तो अब हम क्या करेंगे? अब इस फॉर्मूला में हम जो भी वैल्यूज हमें ज्ञात है उन वैल्यूज को लिखेंगे। जैसे 1 - 6 इंटू 200, यहाँ देखिए d स्क्वायर 12 इसका मान कितना था? 200 था अपॉन 10 इंटू 99। ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिली? ये सारी चीजें हमें मिली हुई है फॉर्मूले की सहायता से। फॉर्मूले में जो भी वैल्यूज था वो हमने लिख दिया। n हमारा कितना था? n हमारा 10 ही था। क्यों? क्योंकि हमें 10 प्रतिभागियों के रैंक के बारे में दिया गया था। 10 प्रतिभागी थे इसलिए हमने n का मान कितना लिखा? 10 लिखा। तो इसको कैलकुलेशन करने के पश्चात 10 स्क्वायर -1 ये हमने पहले भी किया है तो इसको दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे। 10 इंटू 99। तो यहाँ पे जब कैलकुलेशन हम करेंगे यानी कि 6 इंटू 200 कितना मिलेगा? 1200 अपॉन 10 इंटू 99 कितना मिलेगा? 990। अब हम क्या करेंगे? हम 1200 को 990 से डिवाइड करेंगे। तो डिवीजन के पश्चात हमें आंसर कितना मिलेगा? 1.212। ये आंसर हमें मिलेगा। फाइनल आंसर के लिए हम क्या करेंगे? फाइनल आंसर के लिए हम क्या करेंगे? इस वैल्यूज को 1 में से माइनस करेंगे यानी 1 माइनस 1.212। अब माइनस करने के पश्चात हमें फाइनल उत्तर मिला हुआ है -0.212। ये हमें उत्तर मिला हुआ है। अब ये हमें क्या मिला? ये हमें मिला हुआ है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन के अंतर्गत जज पहले और दूसरे जज के बीच कैलकुलेशन के पश्चात हमें आंसर कितना मिला है? -0.212। अब इसी क्रम में हम आगे देखेंगे दूसरे और तीसरे जज के बीच जो कैलकुलेशन है उसकी गणना हम यहाँ पर करेंगे। हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब हम क्या करेंगे? 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर ये कितना है? ये किसके बीच है?
दूसरे और तीसरे जज के द्वारा दिए गए रैंक के बीच है अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूला सेम है। अब आगे हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन के अंतर्गत मान लिखेंगे 1 माइनस 6 इंटू 214 अपॉन 10 इंटू 99। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन के बाद हम क्या करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के पश्चात ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के पश्चात जो भी वैल्यूज हमें मिलेगी वो क्या होगी, 1.297। अब हम फाइनल उत्तर के लिए क्या करेंगे, फाइनल उत्तर के लिए हम 1 माइनस 1.297 इसको 1 में से माइनस कर देंगे। तो 1 में से माइनस करने के पश्चात हमें आंसर मिलेगा माइनस 0.297। ये हमारा फाइनल उत्तर होगा। तो ये हमारा फाइनल उत्तर है किसके बीच, दूसरे और तीसरे जज के बीच। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसी क्रम में तीसरे ग्रुप का कैलकुलेशन करना है। तो तीसरा ग्रुप हमारा क्या है, पहला और तीसरा। पहला और तीसरा, यहाँ भी हमें सेम प्रोसेस करना है। सेम प्रोसेस के अंतर्गत फार्मूला हमारा वही का वही है। अब हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे 1 माइनस 6, ये मान कितना था 60, यहाँ हमने 60 को लिखा, उसके बाद 10 इंटू 99। अब हम क्या करना है 6 इंटू 60, ये हमें कितने मिलेगा 360। मल्टीप्लाई करने के पश्चात नीचे की वैल्यू सेम होगी 990। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के पश्चात हमें कितना मिलेगा 0.364 और फाइनल आंसर के लिए हम इसी वैल्यू को 1 में से माइनस कर देंगे। तो 1 में से जब हम माइनस करेंगे तो हमें अंत में उत्तर मिलेगा प्लस 0.636। ये ध्यान रखिए कि हमने कैलकुलेशन जो आगे के दो किए थे, यानी कि पहले और दूसरे जज के बीच हमें आंसर माइनस में मिला था, फिर दूसरे और तीसरे जज के बीच हमें आंसर माइनस में मिला था। लेकिन जब हमें कैलकुलेशन 1 और तीसरे के बीच में किया, 1 और तीसरे जज के बीच स्पीयरमैन रैंक कॉम्बिनेशन की गणना की, तो हमें आंसर प्लस में मिला हुआ है। यानी कि सवाल के अंतर्गत जो भी पूछा गया था, यानी कि निर्णायकों के किस जोड़े की सुंदरता के प्रति निकटतम रुचि है। चलिए, अब हमने तीनों ग्रुप के जजों के बीच कैलकुलेशन कर लिया है। तो कैलकुलेशन के बाद हमारा फाइनल उत्तर होगा, जो फाइनल उत्तर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन के अंतर्गत ये पूछा गया था कि निर्णायकों के किस जोड़े की सुंदरता के प्रति निकटतम समान रुचि है। तो निकटतम समान रुचि किन दो जजों के बीच है, पहले और तीसरे। तो पहले और तीसरे जो जज हैं, इन दोनों की जोड़ी की सुंदरता के प्रति निकटतम समान रुचि है। अब हमारे यूजी के जो स्टूडेंट्स हैं, ये ध्यान रखेंगे कि ये सवाल जो है कई बार यूजी लेवल पे रिपीट हुआ है। चलिए, अब हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन के अंतर्गत तीसरा सवाल देखेंगे। ये सवाल पहले के सवालों से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि पहले के सवालों में हमें रैंक दिए हुए थे, लेकिन यहाँ पर हमें केवल x और y सीरीज की मात्रा दी हुई है और हमें उन मात्राओं के आधार पर rx और ry इन दोनों वैल्यूज को निकालना है। हम इसे क्रम वाइज निकालेंगे, हम इसे रैंक देंगे। तो ये पहले से थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले रैंक दिए हुए थे, लेकिन अब हमें रैंक निकालना होगा। तो चलिए, अब हम अपना सवाल देखते हैं। जैसे x की वैल्यू हमें दी हुई है, ये हमें सवाल में दिया होगा, y की वैल्यू हमें दी हुई है। अब हम इन दी हुई मात्राओं की सहायता से रैंक निकालेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, rx का मान निकालेंगे, यानी कि x सीरीज के अंतर्गत रैंक। तो x सीरीज की जो वैल्यूज हमें मिली हुई है, पहले हम ये देखेंगे कि टोटल नंबर्स कितने हैं। टोटल नंबर्स कितने हैं, ये टोटल नंबर्स हमें 10 मिले हुए हैं। ये टोटल नंबर की संख्या कितनी है, 10 है। तो 10 है। अब हम क्या करेंगे, हम rx यानी कि हम x सीरीज की जो भी संख्याएं हैं, इन संख्याओं को क्रम वाइज बांटेंगे, यानी इन्हें नंबर देंगे। तो ये नंबर हम ये देंगे किस आधार पे, 1 से 10 तक इन्हीं नंबरों के बीच के जो नंबर है वो हमें यहाँ पर लिख रहे हैं। यानी कि हमें क्या करना है, सबसे पहले
पहले हमें यह देखना है कि ये जो सारे के सारे नंबर हैं, इन नंबरों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या को हमें नंबर 1 देना है और उससे छोटी किसी आधार पर संख्याओं को हमें अलग अलग नंबर देना है। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमें ये नंबर्स दिए हुए हैं, हमें एक्स सीरीज की सभी मात्राएं यहाँ पर दी हुई है, इनकी टोटल संख्या कितनी है, 10 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कितनी है, 35 है। तो 35 सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए हम 35 को कौन सा रैंक देंगे, नंबर 1। इसके बाद हम ये देखेंगे 35 से छोटी कौन सी संख्या है। तो 35 से छोटी संख्या है 32। तो 32 को हमने कौन सा नंबर दिया, नंबर 2, इसे रैंक दिया नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, 32 के बाद इससे छोटी संख्या कितनी है, 30 को हमने रैंक दिया 3 के बाद आप ये देखिए 30 से छोटी संख्या है 28 को हमने रैंक दिया 4। 28 के बाद आप ये देखिए 26, इसे हमने रैंक दिया 5। 26 के बाद नंबर है 25 को हमने रैंक दिया 6। 25 के बाद आप देखिए 24 को हमने रैंक दिया 7। 24 के बाद आप देखिए 22 को हमने रैंक दिया 8। 22 को हमने रैंक दिया 8 के बाद हमने क्या किया, 22 की छोटी संख्या कौन सी है, 22 की छोटी संख्या हमें मिली है 21। तो 21 को हमने रैंक दिया 9 और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 20। तो सबसे बड़ी संख्या को एक नंबर और उसी के आधार पे छोटी छोटी संख्याओं को हम क्या करेंगे, रैंक बढ़ाते जाएंगे और रैंक बढ़ाने के साथ साथ जो सबसे छोटी संख्या होगी उसे हम सबसे बड़ा नंबर देंगे। तो यहाँ हमने क्या किया, 35 जो सबसे बड़ी संख्या थी उसे हमने नंबर 1 दिया और 20 जो सबसे छोटी संख्या थी उसे हमने क्या नंबर दिया, 10। कौन सा रैंक दिया, 10। तो अब ये देखिए rx का वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया है, rx के मूल्य को हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें y सीरीज की भी वैल्यूज दी हुई है, तो सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, y सीरीज की वैल्यूज को भी रैंक देंगे। तो अब यहाँ देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 25। तो 25 सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए हमने 25 को कौन सा रैंक दिया है, नंबर 1। अब क्रम में हम चलते जाएंगे, इससे छोटी है 24, 2 रैंक। उसके बाद आप देखिए 23, 3 रैंक। उसके बाद है 4, 22 को हमने कौन सा रैंक दिया, 4। 22 के बाद 21, 5 रैंक। उसके बाद 26 रैंक। उसके बाद आपका मिलेगा 19, 7 रैंक। उसके बाद है 18, 8 रैंक। उसके बाद आप ये देखिए कौन सा नंबर है, 16, 9 रैंक। और लास्ट में हमारा 10 कहाँ पे है, 15 को हमने कौन सा रैंक दिया, 10। तो सेम चीज थी जैसे हमने एक्स सीरीज में रैंक दिए, सबसे बड़ी संख्या को नंबर 1 और सबसे छोटी संख्या को नंबर 10। सेम चीज हमने यहाँ पर भी किया हुआ है। यहाँ भी हमने देखिए सबसे बड़ी संख्या को हमने क्या नंबर दिया, नंबर 1 दिया और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 15, इसे हमने आखिरी रैंक यानी कि 10 रैंक दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की सहायता से हम d का मान निकालेंगे। d क्या है, डिफरेंस बिटवीन rx एंड ry। तो rx की जो वैल्यू है और ry की जो वैल्यू है, इन दोनों के बीच हमें डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, rx की वैल्यूज में से ry की वैल्यूज को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो जैसे देखिए 10 माइनस 9 कितना हुआ, +1। 8 माइनस 10 कितना हुआ, -2। 7 माइनस 6 कितना हुआ, +1। 6 माइनस 5 कितना हुआ, +1। 3 माइनस 7 कितना मिला, -4। 2 माइनस 8 कितना मिला, -6। 4 माइनस 4 कितना मिला, 0। 9 माइनस 2 कितना मिला, +7। 5 माइनस 3 कितना मिला, +2 और 1 माइनस 1 कितना मिला, 0। अब हमने क्या किया, अब हमने d की सारी वैल्यूज ज्ञात कर ली है। अब d की वैल्यूज हमने कैसे ज्ञात की, rx माइनस ry यानी कि rx में से ry को हमने माइनस किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम d स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो जो
-2 का 4 +1 का 1 +1 का 1 -4 का 16 -6 का 36 0 का 0 +7 का 49 +2 का 4 और 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 ही होता है। तो डी स्क्वायर का मान भी हमने निकाल लिया है। तो डी स्क्वायर का मान हमने निकालने के बाद हम क्या करेंगे सिग्मा डी स्क्वायर। तो हमें क्या करना है डी स्क्वायर की जो भी वैल्यूज है इन सभी वैल्यूज का हमें समेशन निकालना है। इन सभी वैल्यू को हमें जोड़ देना है। तो जोड़ने के पश्चात हमें कितना मिलेगा 112 112 ये वैल्यू हमें मिलेगी सिग्मा डी स्क्वायर की। चलिए अब हम स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक की गणना करेंगे। तो चलिए हमारा फॉर्मूला सेम पहले की तरह ही है। अब हम क्या करेंगे सिग्मा डी स्क्वायर जो हमने टेबल की सहायता से निकाला था 112 ये हमने यहाँ पर लिख दिया 6 इंटू 112 n का मान 10 है। क्यों क्योंकि जो भी नंबर्स हमें दिए गए थे उसकी संख्या कितनी है टोटल 10 है। अब हम क्या करेंगे 10 ब्रैकेट में 10 स्क्वायर माइनस 1 तो नीचे की वैल्यूज का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 10 का स्क्वायर होगा 100 100 माइनस 1 99 99 इंटू 10 कितना हुआ 990। तो यहाँ तक तो सिंपली हमने कर लिया 6 इंटू 112 कितना मिला 672। तो यहाँ तक तो हमने सिंपली कैलकुलेट कर लिया है। अब इसके दो तरीके हैं। कई लोग क्या करते हैं पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड करने के पश्चात जो वैल्यू मिलती है उस वैल्यू को 1 में से माइनस कर देते हैं। तो जैसे अगर हम इसको डिवाइड करें तो डिवाइड करने के पश्चात हमें कितना मिलेगा 0.678 ये वैल्यू हमें मिलेगी डिवीजन के पश्चात। और डिवीजन के पश्चात जब हम इस वैल्यू को 1 में से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0.32 यानी स्पीयरमैन कोटि अंतर गुणांक का मान कितना होगा 0.32। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं और अगर हम इसे अलग तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया हुआ है यहाँ हमने क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये नीचे की वैल्यू जैसे यहाँ मान लिया जाता है यहाँ पे कितना है 1 है इसका यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाता है इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया जाता है और इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन के पश्चात हम क्या करते हैं हम इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 990 फिर 990 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 990 और 672 को 1 से मल्टीप्लाई तो सिंपली है -672। तो जब ऊपर की वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे 990 में से 672 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 318 अपॉन 990। तो 318 को जब हम 990 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी 0.32। तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा 0.32 यानी स्पीयरमैन कोटि अंतर गुणांक के अंतर्गत हमें कितनी वैल्यू मिलेगी आंसर कितना मिलेगा 0.32। अभी तक हमने जो भी स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन की गणना की है आपने यहाँ पर देखा कि दो सवालों में हमने ये देखा था कि रैंक हमें दिया हुआ था और उसी रैंक के आधार पे हमने आगे कैलकुलेशन किया था। और तीसरे सवाल में हमने ये देखा कि केवल हमें x और y की मात्रा दी गई थी और उसी मात्रा के आधार पे हमने रैंक खुद ही निकाला था। तो खुद निकालने का अर्थ ये है कि सबसे बड़ी वैल्यू को हमने क्या किया था सबसे छोटा नंबर सबसे छोटा रैंक दिया था और छोटी वैल्यू को सबसे बड़ा रैंक दिया था। लेकिन अभी तक हमें इस सवाल में कहीं भी ये नहीं दिखाई दिया कि ऐसी सिचुएशन भी होगी जब